इसमें से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे, ये है 89 नंबर क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। अगर इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें, जैसे कि फॉस्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, या इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगर आपने जो भी जैव भू रासायनिक चक्र पढ़े होंगे तो ये चक्र तो सभी हैं, लेकिन इसने पूछा है गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र कौन सा नहीं है, तब इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका रीजन देंगे, ये जैव भू रासायनिक चक्र तो है लेकिन ये गैसीय अवस्था में नहीं होता है, तो फिर किस अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, यानी ये सॉलिड स्टेज में पाया जाता है। इस वजह से हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे गैसीय अवस्था में या गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र में, ठीक है। और इसका एक रीजन ये भी दिया जाता है, इसके जो यौगिक होते हैं वो उच्च ताप और दाब पर और पृथ्वी पर किस अवस्था में पाए जाएंगे, ये सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, यानी ठोस अवस्था में। इस वजह से इसे इंक्लूड नहीं करेंगे गैसीय अवस्था में, ठीक है। यानी ऐसे कह सकते हैं गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र का भाग नहीं होंगे। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर है वो 1 सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। वो स्वपोषी होंगे यानी ऑटोट्रोपस होंगे, या कुछ जीवाणु होंगे यानी बैक्टीरिया होंगे, या कुछ एनिमल होंगे, या इनमें एक से अधिक आंसर होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमें पूछा गया है कि कोई जीव है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं। तो वो ऑटोट्रोपस भी होते हैं, यानी जो प्लांट्स वगैरह वो भी आ जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ कवक भी होते हैं जो अपघटक का काम करते हैं। और ये कह सकते हैं हम एक से अधिक इसके ऑप्शन हो जाएंगे सही, ठीक है। तो फिर इस प्रकार इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर क्वेश्चन है। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके पास है उच्च ऊर्जा का स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है, जैसे कि अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, या दृश्यमान विकिरण, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, हमें पूछा था उनके पास उच्च ऊर्जा तो स्तर होता है, यानी एनर्जी तो हाई लेवल की होती है, लेकिन उनका तरंग दैर्घ्य छोटा होता है। आपने देखा होगा विबिग्योर इस प्रकार ही देखते हैं ना, जिसमें हम ये कहते हैं जो रेड यानी जो लाल कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा अधिक होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा कम होती है। उसी प्रकार आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी किरण है जिसकी ऊर्जा स्तर तो अधिक होता है लेकिन तरंग दैर्घ्य कम होती है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी जो आपकी परावैंगनी विकिरणें होती हैं उनकी उच्च ऊर्जा स्तर होता है लेकिन उनकी तरंग दैर्घ्य होती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नहीं तो आपको मालूम होगा गामा रे, ठीक है, और एक्स रे और आपकी विजुअल रे, इनका एक क्रम दे रखा होता है, तो उन्हें आपको याद रखना होगा। उसमें यही चीज़ बताई जाती है कि किसकी ऊर्जा और लैम्बडा यानी तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक है किसकी कम है, तो वो एक आपको अ, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग के अनुरूप आपको याद करने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को फिलिंग इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो हम ये कह रहा है कोई भी ऐसे जैव अपघटनीय रसायन होते हैं वो लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया के द्वारा रूप में होता है। यानी आप ऐसे कह रहे हैं कि कोई एक चीज़ खाती है, कोई भी एनिमल्स हो सकता है, उसे खाने वाला है, उसमें वृद्धि होती जाती है, आगे की जो भी स्टेप होंगे उसे हम बोलते हैं बायोफिकेंस यानी जैव आवर्धन। और ये इकोलॉजी में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 93 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जनसंख्या वृद्धि दर द्वारा,
या जन्मदत्त द्वारा या सीमित संसाधन द्वारा, इसमें से एक से अधिक होंगे या कोई नहीं होगा इनमें से। हम जब जनसंख्या की वहन की क्षमता करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन के अकॉर्डिंग हम उसका निर्धारण कर पाते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है मेथेमोग्लोबिनेमिया यानी जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी दूषित पानी के कारण होता है? तो ये बच्चों में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम या डिजीज बोल सकते हैं। तो ये बच्चों में होता है, वो नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है, जो जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस प्रकार का रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? यानी बहुदिशीय होता है, एक दिशीय होता है या त्रिदिशीय होता है या इनमें से एक से अधिक होंगे आंसर। हम जानते हैं अपनी जो पारिस्थितिकी होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वो वन साइडेड होता है यानी एक दिशीय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फिर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर आपसे फूड वेव पूछे कि ऐसे फूड वेव होती है एक, और एक होती है आपकी इसे बोल सकते हैं फूड चेन। जो एनर्जी की बात करते हैं वो फूड चेन के अंतर्गत आता है। इसमें तो वन डायरेक्शन होती है यानी एक दिशा होता है, हर ऊर्जा स्तर कम होती जाती है, लेवल की बात करते हैं यानी पोषक स्तर की। अगर फूड वेव की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एनिमल किसी पर भी डिपेंड हो सकता है, एक से अधिक कह सकते हैं भोजन पर डिपेंड हो सकता है और उसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं भोजन के। ठीक है, तो वो मल्टी डायमेंशनल होता है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसमें तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये केवल ऊर्जा का पूछा है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताना है कौन सा पारिस्थितिकी या पारितंत्र का संगठक है, यानी कंपोनेंट्स है इसमें बताना है जो पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी बोल सकते हैं या पारितंत्र। जैसे जंतु है तो ये हो सकता है, पादप भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव। तो इसका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी लैंडलिप यानी लैंडफिल से उत्पन्न होती है? यानी गैस बतानी है इनमें से कौन सी होगी जो आपकी लैंडफिल से उत्पन्न होती है। अगर इनमें सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जो भी दलदल स्थान होते हैं यानी लवड़ी दलदल स्थान होते हैं वहाँ से, यानी समुद्र के किनारे या कोई अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं इसकी, तो वहाँ से ये गैस निकलती है, इसे मीथेन बोलते हैं। यानी लैंड फिल जो भी ज़मीन होती है उनसे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सा इसे रिप्रेजेंट करता है आहार श्रृंखला का। यानी आपको बताना है यहाँ पे फूड चेन बतानी है, इसमें से कौन सी सही होगा ऑप्शन। जैसे पादप को हिरण खा रहा है, हिरण को शेर खा रहा है, ये हो सकता है क्या? या पादप को मेढक खा रहा है और मेढक को सांप खा रहा है, ये सही हो सकता है क्या? या आपका खरपतवार को पादप खा रहा है, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, बाकी है उपरोक्त में से एक से अधिक होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अगर इन ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिरण है शाकाहारी होता है तो वो प्रोड्यूसर यानी जो पादप होते हैं उन पर डिपेंड होता है, और शेर है मांसाहारी है तो वो आपके हिरण को खा सकता है। तो ये क्रम सही है। ठीक है, बाकी हम देखा जाए तो यहाँ पे जो पादप है डायरेक्ट मेढक नहीं खाता है, मेढक तो टिड्डा खाता है। ठीक है, तो ये क्रम भी होना चाहिए, तो इस वजह से ये गलत हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण में प्लास्टिक फिल इन द ब्लैंक्स की क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होती है। यानी प्लास्टिक है वो गलती नहीं है, यानी वो गलती नहीं है, क्यों नहीं गलती है? जैसे कि जीवाणु की वजह से या मृतोपजीवी द्वारा या परजीवी द्वारा, एक से अधिक। तो हम कहेंगे न तो वो जीवाणु द्वारा अपघटित होती है, न मृतोपजीवी के द्वारा, न परजीवी, किसी के द्वारा नहीं होती है। तो उपयुक्त इसमें से सही हो जाएंगे, यानी इनके सभी के द्वारा ये अपघटित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन
उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। यानी ऊर्जा के वे स्रोत बताने हैं जो कार्बन उत्सर्जन करने में वृद्धि नहीं करते, जैसे सौर सेल, ठीक है। उसके बाद पवन चक्कियाँ, नाभ की ऊर्जा संयंत्र, या एक से अधिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हम कहेंगे देखो इसमें न तो सौर सेल है वो कार्बन उत्पन्न करता है, न पवन चक्की करती है, न नाभ की ऊर्जा संयंत्र करता है, तो हम कहेंगे एक से अधिक ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। यानी ये कह रहा है फूड चेन की बात कर रहा है, उसमें जो शाखाएं होती हैं श्रृंखला को क्या कहते हैं, जैसे कि आहार तंत्र कहेंगे, आहार स्तर कहेंगे, आहार जाल कहेंगे। देखो अब आपने देखा होगा जो प्लांट्स होंगे, मतलब प्लांट्स पर कोई टिड्डा वगैरह डिपेंड होगा, टिड्डा को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सर्प खा रहा है, और सर्प को कोई मोर खा रहा है। इस प्रकार इसमें और भी चीज़ें होंगी जो टिड्डे पर डिपेंड होंगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो प्लांट्स पर डिपेंड होंगी। इस प्रकार इस जो एक जाल बनता है इसे फूड वेब बोलते हैं इंग्लिश में, इसे फूड वेब बोलेंगे, यानी एक तरह से खाद्य जाल बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का फिल इन द ब्लैंक्स ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हरे पौधे हैं वो प्रकाश ऊर्जा का कितने % ग्रहण करते हैं इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। हम ये जानते हैं वो जो भी सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा होती है उसका केवल 1% ही वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो ये है जैसे कि अमृता बिश्नोई, यानी अमृता देवी बिश्नोई, तो ये तो जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, एक से अधिक। तब हम कहेंगे इनमें से कि सुंदर बहुगुणा है, ये आपका चिपको आंदोलन है, ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर बात करें वो जो मौजूद होते हैं वो आपके ऑटोट्रोपस होते हैं। ऑटोट्रोपस मीन्स ये है कि वो स्वपोषी होते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं वो स्वपोषी में ही आते हैं मोस्टली, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। मोस्टली हम उन्हें कहते हैं स्वपोषी, जो अपना खुद भोजन बनाते हैं, और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उसे हेट्रोट्रोपस बोलते हैं। हेट्रोट्रोपस यानी जिसे हम ट्रोपस यानी इसे हिंदी में कहते हैं विषमपोषी, जिसमें मनुष्य, एनिमल, ये सभी चीज़ें आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मनुष्य हो गया, और जानवर हो गए, और अन्य भी जो भी खुद से भोजन नहीं बना पाते वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे, ये है 55 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम होगा। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम जानते हैं पहले होता है आपका ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये सभी में दे रखा है। फिर उसके बाद है अगर क्रम में देखें फिर आएगा स्ट्रेप्टोस्फियर जो समताप मंडल, फिर मीजोस्फियर, फिर आपका तापमंडल, और फिर बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यही क्रम हो जाएगा ना, यानी आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर यानी चौमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम संबंधित देशों का युग्म कौन सा है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि चाइना बांग्लादेश में कहते हैं, तो ये तो गलत है। मिल्पा रोडेशिया जिम्बाब्वे को कहते हैं, यानी ये भी गलत है। यानी जो स्थानांतरित कृषि है वो मिल्पा है, वो रोडेशिया देश की नहीं है, और ना ही चाइना थी, वो बांग्लादेश में बोलते हैं। लेकिन जो लदांग है वहाँ पर मलेशिया में इसे स्थानांतरण कृषि को लदांग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 53 नंबर, जैसा देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि स्थानांतरण
यानी स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? जैसे कि बेवर, दहिया, पौधों या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे ये सभी नाम हैं एक से अधिक स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। बेवर भी बोलेंगे, दहिया भी बोलेंगे, पौधे भी, यानी ये स्थानांतरित कृषियों के नाम हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो आपके ईवीएस से पूछा गया है। वो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति स्थल कौन सा है, यानी ओरिजिन प्लेस बताना है। जैसे कि एशिया माइनर है, पश्चिमी एशिया है, या पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है, या इस एक से अधिक राष्ट्र राइट आंसर होंगे। हम कहेंगे जो पश्चिमी एशिया है ना, उसका भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र होता है, उसी से उत्पत्ति होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ की बोल सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं शीतकाल में उत्तर पश्चिम में जो भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, सर्दियों में जो बारिश होती है, उसका एक रीजन यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 89 नंबर क्वेश्चन, जैसा देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है आपसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में बाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जैसे ओडम के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा, या क्लिनमेंटस के द्वारा, या उपरोक्त एक से अधिक होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो बाई आकार का ऊर्जा प्रवाह दिया गया था, वो आपका दिया गया था ओडम के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अब साथ ही साथ 93 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये कह रहा है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो हम जानते हैं वो आपकी एक ऊर्जा स्तर से अगर दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो उसमें 10% ऊर्जा अवशोषित होती है, बाकी 90% है वो अन्य चीज़ में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 क्वेश्चन नंबर है। ये कह रहा है कि SO2 यानी जिसे सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं प्रशुद्ध सूचित किया जाता है, यानी प्रदूषण सूचित किया जाता है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। यानी किसके लिए SO2 गैस इंडिकेटर का काम करती है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो वो लाइकेन के लिए यूज इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है। यानी जहाँ पर SO2 गैस अधिक होगी वहाँ पर लाइकेन नहीं पाई जाएगी, और अगर जहाँ पर लाइकेन पाई जा रही है तो निश्चित तौर से वहाँ पर प्रदूषण नहीं है, वो SO2 गैस का। ठीक है, इससे ये पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 90 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी है 94 नंबर कि श्वसन मूल किस में पाई जाती हैं? तो मोस्टली श्वसन मूल होती हैं वो चाहे आपके जो लवोड पादप होते हैं ना, जो दलदली स्तनों में पाए जाते हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है, और किस में पाई जाएगी श्वसन मूल? तो एक जलोदविद भी हो जाएगा, इनमें भी पाई जाती हैं, और लवणविद इनमें भी पाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 91 नंबर। ये कह रहा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या एक से अधिक होंगे। हम जानते हैं सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है वो आपके जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। ठीक है, और बाकी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। इसके साथ 95 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिएगा। इनमें से बताइएगा कौन सा द्वितीयक यानी सेकेंडरी प्रदूषक है इनमें से? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वो एक तो PAN होता है जिसे बोलते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एक है ओजोन यानी O3 को भी हम सेकेंडरी प्रदूषक ही बोलते हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे, एक तो ए नंबर ऑप्शन जिसे हम बोल रहे हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसका नाम होता है फुल नेम PAN का। तो ये भी द्वितीय प्रदूषक है, और ओजोन तो ऑलरेडी है, तो इसका ए और सी, या हम कहेंगे एक से अधिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं वो भी आपको ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन बन चुका है तो प्राइमरी का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो IUCN का मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है 96। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम दिया था, ये आपके लिंडमान ने दिया था, और ये शायद 1952 में दिया है। ये पूछा था हरियाणा टेट 2023, ठीक है, जो आपकी शायद नवंबर दिसंबर में ये परीक्षा हुई थी, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा देख पा रहे होंगे 97 नंबर क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, जैसे कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, या सभी राज्यों में, यानी कहने का मतलब एक से अधिक राज्यों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी उष्ण कटिबंधीय जो भी वन होते हैं या वर्षा वाले वन होते हैं, तो वो आपके कर्नाटक और केरल, तो ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 101 भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से बताना निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है या कार्य करता है। ये कह रहा है कि शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है, तो वो करती है आपकी लाइकेन। क्यों? क्योंकि SO2 की मात्रा में लाइकेन उस क्षेत्र पर नहीं पाई जाती, खत्म हो जाती है। और SO2 अगर यहाँ पर लाइकेन पाई जा रही तो निश्चित तौर से वहाँ पे SO2 गैस नहीं है, यानी प्रदूषण नहीं है। तो आप एक लॉजिक ये दे सकते हैं, बाकी तो कोई है नहीं इसमें अग्रगामी प्रजाति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारत में मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या होता है? जैसे कि गेहूं का खेत है, गन्ने का खेत है, धान का खेत है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अगर देखें हम तो जो धान के खेत होते हैं तो उसमें आपकी मीथेन गैस निकलती है, और साथ ही साथ जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनके मुंह से, और इनकी जो दलदली भूमि होती है या लवणीय दलदली भूमि, तो उससे निकलती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 102 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो ये आर्द्र भूमि, यानी जो इन्हें बोलते हैं आर्द्र भूमि को, तो आर्द्र भूमि यानी जो वेटलैंड, तो ये उनसे संबंधित है रामसर सम्मेलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, वो इस प्रकार पूछा है, एक वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? जैसे कि क्षोभ मंडल का, समताप मंडल का, मध्य मंडल का, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। हम जानते हैं सबसे कम ताप होता है वो आपके मध्य मंडल का होता है, मीजोस्फीयर का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी इधर देखें, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग है वो आपके होता है कैडमियम की वजह से, ठीक है, यानी कैडियम की धातु की वजह से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और पारा की वजह से कौन सा होता है? अगर इटाई इटाई कैडमियम की वजह से होता है तो फिर पारा की वजह से कौन सा होता है? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है क्रमिक पोषीय स्तर में विषाक्त सांद्रता की में वृद्धि कहा जाता है, यानी विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, ये कहीं ना कहीं जैव आवर्धन कहलाता है। यानी एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में इन विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होना ही जैव आवर्धन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय, जिसे इन सीटू बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? यानी आपको बताना है इनमें से कि इन सीटू का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं होगा, तो वो इन सीटू का नहीं है वो चूज करना है इसमें से, अधीन शामिल नहीं है, ठीक है। जैसे कि वनस्पति उद्यान,
अब देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ कौन कौन से नहीं होंगे। इन सीटू में कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं, फिर एक्स सीटू के एक तरफ देख लेंगे जिससे कि यहाँ से आंसर निकल जाएगा। इसे बोलेंगे इन सीटू। तो इन सीटू के एग्जाम्पल होते हैं जैसे नेचुरल कंजर्वेशन, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं आप है प्राकृतिक संरक्षण। ठीक है, और कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं इसमें, एक आपका बायोस्फीयर आ जाएगा, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं जीव मंडल या जैव मंडल। फिर इसके बाद इसमें और कौन सा आ सकता है, एक वाइल्ड आ सकता है, वाइल्ड सेंचुरी, जिसे सेंचुरी, तो इसे बोल सकते हैं हिंदी में वन्य प्राणी अभ्यारण्य, यानी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद है 4 नंबर पे आ सकता है एक और है इसमें नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जिसे राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन सीटू के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो फिर एक्स सीटू के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, यानी एक्स सीटू का मतलब बाह्य, इन सीटू का मतलब अंत। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक तो जीन बैंक, बैंक। ठीक है, इसे शॉर्ट में कर रहा हूँ जीन बैंक, और इसके साथ हो जाएगी जीन बैंक हो जाएगी तो जीन लाइब्रेरी भी हो जाएगी, लाइब्रेरी। और क्या आ सकती है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत और आ जाएगी बॉटनिकल पार्क आ जाएंगे, बॉटनिकल पार्क, और फिर जूलॉजिकल पार्क। अब देख लीजिएगा, अब इसके आधार पर आप छाट लीजिएगा कौन सा अलग होगा, इनमें से कौन सा है स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन नहीं आता है, तो वो हमें बताना है एक्स सी टू। इसमें से जैसे कि बॉटनिकल उद्यान ये है, क्योंकि मैंने बताया था बॉटनिकल ये 3 नंबर में। बाकी राष्ट्रीय उद्यान तो नेशनल पार्क, ये देखो नेशनल पार्क, तो ये आ गया आपका इन सीटू में, इन सीटू में आ गया। और बाकी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन वाइल्ड सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये इन सीटू का है। केवल इसमें से एक सीटू का है वो इसका 3 नंबर, और बाकी ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपके इन सीटू के हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं। तो इसका फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो फिर इसका ऑप्शन नंबर है एक सही हो जाएगा। हमें यही पूछा था कि इन सीटू के संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, यानी वो एक्स सीटू की बात कर रहा है, तो फिर एक्स सीटू यही हो जाएगा, बॉटनिकल पार्क है ना, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य ये आते हैं आपके इन सीटू में, और इन सीटू में शामिल नहीं है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो आप देख पा रहे होंगे। अब इसे अब ऐसे देख लीजिएगा, अब एग्जाम्पल लिखना चाहिए स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं या खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसमें बताना है विश्व उष्मीकरण जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैसों में सर्वाधिक योगदान देता है। यानी आपको केवल ये बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हरित गृह प्रभाव होता है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, उसमें सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है, जैसे कि CH4 का मतलब मेथेन, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या नाइट्रस ऑक्साइड का। तो हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम CO2 की बात करते हैं, यानी जो सर्वाधिक मात्रा में होती है वो CO2 गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करने हैं जोड़े, यानी आपको सूची फर्स्ट है वो सेकंड से मिलान करनी है। जैसे कि वैद्युत अवक्षेपित के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो इन चारों ऑप्शनों में से चूज करना है हमें। तो हम वैद्युत अवक्षेपित द्वारा क्या कर सकते हैं, तो हम इसे कर सकते हैं जैसे कि जो कणकीय पदार्थ होते हैं उन्हें अलग कर सकते हैं। तो पहली का 4 किस्में
तो पहले का 4 1 नंबर में भी है, तो 3 नंबर में भी है। फिर उसके बाद सी एफ सीज के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, इसके द्वारा है क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा कर सकते हैं ओजोन अवक्षय होता है उसको जांच कर सकते हैं। इसके बाद स्वच्छता भूपरक यानी जिसे सैनिटरी लैंडफिल्स बोलते हैं, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, इसके द्वारा हम ऐसे कर सकते हैं जो नगर पालिका के जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनकी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। बाकी सुपोषण बचा है वो आपकी झीलों का काल प्रभावन बताने में उपयोगी होता है। तो इस प्रकार इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा और ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। और 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, ये आपकी जेड है, ठीक है। जेड डायमंड ने हानिकारक चतुष्क का वर्णन जैव विविधता के अनुसार नुकसान करने वाले 4 प्रमुख कारणों का या कारणों के रूप में किया है, तो निम्नलिखित विकल्प में से चतुष्क में सम्मिलित नहीं है वो बताइए। यानी जेड डायमंड कोई एक आपका कह सकते हैं वैज्ञानिक है जिसने हानिकारक के चतुष्क का वर्णन किया है, तो वो जैव विविधता के अंतर्गत किया है। तो उनमें उन्होंने 4 तत्व मूल माने हैं ये चतुष्क यानी हानिकारक जो सिद्धांत दिया था। तो इनमें से बताना है कौन सा नहीं है उनमें। जैसे आवास लोप एवं विखंडन ये तो लिया था, ठीक है। इसके अलावा अतिदोहन ये भी लिया था, ठीक है। और आपका स उन्मूलन ये भी उसने इस हानिकारक चतुष्क के अंतर्गत रखा था, लेकिन प्रदूषण को नहीं रखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। परपर्णी शब्द मीन्स ये है, इसकी शॉर्ट टर्म है यानी लघु रूप है IUCN का पूर्ण रूप लिखिएगा। क्वेश्चन मैंने ये है कि IUCN का पूरा नाम क्या होता है। हम जानते हैं इसे कहते हैं, आई से बनेगा इंटरनेशनल, यू से बनेगा यूनियन, और सी से बनेगा कंजर्वेशन, ऑफ हो जाएगी, फिर एन से बन जाएगा नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। IUCN का पूरा नाम यही होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल किए गए। यानी हॉटस्पॉट यानी ऐसी प्रजातियां जो केवल यही स्थानों पर पाई जाती हैं उसे ही हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इसमें कौन सी शामिल की गई है, भारत के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो विश्व जैव विविधता की सूची में शामिल किया गया है। जैसे थारका मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या गिर का जंगल। तो जो पश्चिमी घाट है ना अपने भारत का, जैसे वैली बोलते हैं, तो ये केरल से संबंधित है। केरल के जो तटवर्ती क्षेत्र है उनसे संबंधित है पश्चिमी घाट। यानी जो भारत का मानचित्र देखते होंगे तो केरल यहाँ पे है, तो इसे ही हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो इसे ही सम्मिलित किया गया है हॉटस्पॉट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने की वाली जो ऊर्जा है उसका कितना प्रतिशत होता है, तो वो 10% होता है। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, ये लिंडमान के अनुसार है, 1952 में दिया था ये सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह संगठन जो जातियों की रेड डाटा बुक में प्रकाशित करता है, तो वो रेड डाटा बुक में प्रकाशित करता है वो आपका होगा IUCN, जो अभी हमने अभी जो इसका फुल नेम देखा था तो वही संबंधित हो जाएगा IUCN। यही इसके अंडर में ही काम करती है आपकी IUCN के अंडर में काम करती है कौन सी, रेड डाटा बुक। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्षोभमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस प्राथमिक रूप से अनिवार्य होती है, तो वो होती है आपकी CO2, क्योंकि यही टेम्परेचर को बढ़ाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे देखा जाए ठंडे प्रदेशों में
फसल को उगाने के लिए वहाँ पर टेम्परेचर शून्य होता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं। तो उसमें जो भी अल्ट्रावायलेट विकिरणें आती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उससे क्या हो, जहाँ पे भी CO2 की मात्रा होती है तो वो टेम्परेचर को वहाँ पे बढ़ा देती है। तो ये वहीं पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का किसने प्रतिपादन किया था? तो ये आपका किया था A.G. टेंसले। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ रियो डी जिनेरियो 1992 में, ब्राज़ील में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ है, क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब ये हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, यानी जो संचरित होती है, जिसे कहते हैं परिसंचरण होती है, तो निश्चित तौर से जब O2 की कमी हो जाती है, वहाँ पर CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए जिसका विशिष्ट योगदान होता है वही एक ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में, आप कहीं से भी देख लीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप इकोलॉजी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, अधोलिखित विकिरणों में से किसका अवशोषण करे समताप मंडलीय ओजोन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो वो कौन सी विकिरण होती हैं? वो अल्ट्रा वायलेट होती हैं, यानी जिसे आप कह सकते हैं पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, ये पूछा है एल लीनो होता है क्योंकि। अगर आप जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब आता है, लेकिन ये पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं ये टॉपिक। तो एल नीनो किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे जो व्यापारिक पावरें होती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो क्या होता है, जो ठंडा जल स्तर ऊपर नहीं ला पाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, सेवाक यानी जो लाइकेन है किसका प्रमुख प्रदूषण सूचक होती है यानी इंडिकेटर होती है? तो वो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। ये भी हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शब्द है बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका किया था कॉल मोबियस ने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी सिस्टम किसने दिया था? इकोलॉजी सिस्टम किसने दिया था? हॉट स्पॉट किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो इस प्रकार के आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए जिससे कि याद रहे। ठीक है, बाकी याद रख सकते हैं डायरेक्टली तो और अच्छी बात है। ये कह रहा है कि एंडेमिक पादप कौन सा है इसमें से? जैसे विश्वव्यापी, क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले, ऊंचाई में पाए जाने या तुरंत दिनों पर पाए जाने, हम कहेंगे क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले को हम एंडेमिक पादप बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 19 नंबर है, ये कह रहा है कि अभीष्ट परिस्थिति या अनुकूल परिस्थिति में जनसंख्या की वृद्धि को कहते हैं, यानी जनन क्षमता कहेंगे, द्वितीय उत्पादन कहेंगे, या इसके नेक्स्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं, या इसे जीवीय विभव बोलेंगे या इसे जैव मात्रा बोलेंगे। तो इसे हम जीवीय विभव बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी भी इकोसिस्टम में जाति विभिन्नताओं मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहती है? यानी जो जाति विभिन्नता होती हैं वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती हैं? तो वो वहाँ की वर्षण यानी मीन्स ये है कि आप ये ऐसे कह सकते हैं पानी पर डिपेंड रहती है। वर्षण मीन्स ये है बरसात का पानी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं जो है 21 नंबर क्वेश्चन,
ये कह रहा है कि जब दो इकोसिस्टम एक दूसरे को आच्छादित करते हैं या ओवरलैप करते हैं तो वह क्षेत्र कहलाता है, तो उसे इकोटोन कहते हैं। यानी जब दो इकोसिस्टम होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलेप करते हैं, आच्छादित का मतलब अध्यारोपित होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा है, ओवरलेप करते हैं तो उस क्षेत्र को हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर के अगला है 22 नंबर, वह पादप समुदाय जो किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहेंगे पुरोगामी समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि किसी बंजर भूमि पर कौन से पौधे हैं वो अनुक्रमण प्रारंभ करते हैं। यानी किसी बंजर भूमि पर कौन से पौधे हैं वो अनुक्रमण प्रारंभ करते हैं, तो इनमें से हो जाएगा वो लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है, पादपों के अनुक्रम में अंतिम समुदाय को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे, यानी चरम समुदाय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और आपस में मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वो कह सकते हैं समुदाय कहेंगे ना, बिल्कुल सही है, समुदाय कम्युनिटी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 25 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये कह रहा है कि अनुक्रमण के फलस्वरूप बना स्थायी पादप समुदाय कहलाता है, तो वो क्लाइमैक्स कह सकते हैं समुदाय होता है, वो स्थायी समुदाय कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसे चरम हमने अभी देखा था, चरम समुदाय भी बोल सकते हैं। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भोजन प्रकाश स्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एक ही क्षेत्र में उगने वाले समीप से संबंधित जातियों में, या इनके और भी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, या इनके अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में उगने वाले समीपी जाति, या दूर से संबंधित एक ही क्षेत्र में उगने वाली जातियों, या दूर से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में उगने वाली जाति है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि एक ही क्षेत्र में उगने वाले समीप से संबंधित जाति है जिसमें प्रतिस्पर्धा सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वां है, जैसा देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि एक इकोसिस्टम में क्या होता है, हम कहेंगे एक इकोसिस्टम में जो प्राथमिक उत्पादक अधिक होंगे, यानी ये बात कर रहा है प्राथमिक उत्पादक में आएंगे प्लांट्स अधिक होंगे और प्राथमिक उपभोक्ता से, यानी इट मीन्स ये है कि ये है इज ग्रेटर देन, यानी प्राथमिक उत्पादक अधिक होंगे किससे? प्राइमरी जो भी कंज्यूमर हैं। ठीक है, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनसे अधिक संख्या होगी, तभी डिपेंड रह सकती हैं, नहीं तो खाद्य श्रृंखला है वो समाप्त ही हो जाएगी। क्या उत्पादक अधिक है, प्राथमिक उपभोक्ता अधिक हो जाए, उत्पादक कम हो जाए तो वो खाद्य श्रृंखला समाप्ति हो जाएगी अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इकोसिस्टम में गिद्ध होते हैं, परभक्षी यानी प्रीडेटर होते हैं, अपमार्जक तो अपमार्जक का ही काम करते हैं, बाकी उपभोक्ता होते नहीं है। शीर्षस्थ मांसाहारी ये हो सकते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में गिद्ध की हम देखते हैं तो ये एक तरह से अपमार्जक का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो अपमार्जक होते हैं ना वो आपके शीर्षस्थ मांसाहारी माने जा सकते हैं। ठीक है, यानी जो लिख रहा है ना 4 नंबर ऑप्शन, वो इसी में इंक्लूड होते हैं अपमार्जक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो वो सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम ऊर्जा किस पोषण स्तर पर संचित होती है? तो हम कहेंगे ये सभी जो ऊर्जा है, अगर ये कहें कि किस स्तर पर जाके संचित होगी यानी कलेक्ट होंगी, तो हम ये कहेंगे ये आपके उत्पादक में ही स्तर होंगे, यानी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम ऊर्जा किस पोषण स्तर पर संचित होती है, यानी इकट्ठी रहती है, तो निश्चित तौर से उत्पादक में ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है जो भी सूर्य का प्रकाश आता है यानी उससे एनर्जी जो भी प्राप्त होती है वो केवल
प्लांट्स हैं वो 1% इंक्लूड मतलब कंजर्व करते हैं, लेकिन वो 1% ही बहुत होता है जो उत्पादक के रूप में कार्य करता है। और इसका पूछने का सेंस यही था कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम ऊर्जा किस पोषण स्तर पर संचित होती है, तो प्राइमरी पर ही होती है, तो जो प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व का कारण क्या होता है। तो इसमें कहेंगे एक तो ऊर्जा का प्रवाह या पदार्थों का चक्रीकरण, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो हम कहेंगे ये दोनों को ही काम आ गई, चाहे ऊर्जा का प्रवाह हो या पदार्थों का चक्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की रचना एवं उसके कार्य का प्रतीक है। यह तथ्य है यानी जो स्टेटमेंट है किससे संबंधित है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एजी टेंसिली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33वां है कि विश्व के विशालतम पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कौन सा है। यानी बड़े बड़े वन होंगे, घास स्थल होगा, ग्रेट लेक्स होगा या महासागर होगा। इसका राइट आंसर होगा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन है जो एक मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होगा। यानी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बनाया गया हो। तो हम कहेंगे इसमें से कि मानव निर्मित या तो झील हो या बांध एक पारिस्थितिक क्षेत्र होगा। वो कैसा होगा, वो आर्टिफिशियल होगा, यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ताल यानी जिसे इंग्लिश में पॉन्ड्स बोलते हैं, तो ये संबंधित होता है। तो हम ये कहेंगे ये भी आपका एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है जो मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेपेंथिस है। तो नेपेंथिस एक क्या है। पहली बात तो ये कैसा है, ये मांसाहारी प्लांट्स होते हैं। मांसाहारी यानी मांसाहारी मीन्स ये है कि ये चूहों को, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है इस वजह से। तो इसमें क्या होते हैं, ये उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे या दोनों होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने और पूछा भी अच्छा है। तो ये उत्पादक भी होंगे और उपभोक्ता भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। और ध्यान रखना ये जो कीटाहारी पादप बोल सकते हैं, मांसाहारी तो नहीं कहेंगे, मैंने अभी जो बोला था एक तरह से कीटाहारी पादप है, कीटों को खाते हैं, साथ ही साथ चूहों को भी खा जाते हैं। इसके साथ और भी प्लांट्स आते हैं नेपेंथस के साथ। आपके एक तो सैंड ड्यून्स के नाम से आते हैं, और आपका यूट्रिकुलेरिया के नाम से आते हैं, और आपका और भी अन्य नाम है जो नाम मुझे मालूम है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जैविक घटक है जो खनिजों को पुनः चक्रण के रूप में मुख्य रूप से सहायक होता है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो अपघटक ही हो सकते हैं। अपघटक में आते हैं आपके कवक हो गए, जीवाणु हो गए, ठीक है। तो ये ही आते हैं मुख्यतः, तो अपघटक का यही काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर। ये कह रहा है कि इस देश में निम्न में से कौन सा पादप खतरनाक जलीय खरपतवार कहलाता है। तो वो आइकोर्निया है, एक जलकुंभी पादप भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सी वायु प्रदूषक नहीं है इनमें से, यानी जो हमारे जो वायुमंडल वातावरण है उसे प्रदूषित नहीं करती है वायु को, ठीक है। तो इसमें से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्रदूषित करती है, तो ये तो है, और हमें पूछा है नहीं है। बाकी SO2 भी करती है, हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसी ये भी करते हैं, लेकिन CO2 गैस है ना, वो आपकी वायु प्रदूषक गैस नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है। तो हम कहेंगे जो NO2 और SO2 और ये जल से मिल जाए तो निश्चित तौर से ये नाइट्रिक अम्ल हो जाता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपके अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अब वो देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रकाश रासायनिक धुआं में पाया जाता है। तो प्रकाश रासायनिक धुआं में क्या पाया जाएगा। अगर इन ऑप्शनों में से देखें तो हम कहेंगे एक तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाएगा और आपका NO2, तो ये दोनों ही पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो वो CO2 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषक है खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन दर्शाता है। तो वो DDT दर्शाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अकार्बनिक
तत्व होते हैं या विषाक्त जो भी तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा अगली पीढ़ी में बढ़ती जाती है लेवलों पर, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं जैव आवर्धन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से मुख्य प्रदूषक कौन सा है, यानी वायु प्रदूषक की बात कर रहा है। तो इसमें से अगर वायु प्रदूषक की बात करें तो CO2 तो होगा नहीं, ठीक है, ना N2 होगा, यानी नाइट्रोजन की बात करें, ना सल्फर होगा, सीधा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आपका 46 नंबर है। ये कह रहा है कि जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक होगा। ये जल प्रदूषण की बात कर रहा है, जैसे धुआं, औद्योगिक अपशिष्ट, डिटर्जेंट, अमोनिया। हम बात करें तो जल प्रदूषण ज़्यादातर तो औद्योगिक अपशिष्ट से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि जल प्रदूषण वर्तमान दर से होता रहा तो क्या हो जाएगा। जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षण रुक जाएगी, जलीय पादपों में ऑक्सीजन अणु अप्राप्त हो जाएंगे, या जलीय पादपों में नाइट्रेट अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। हम कहेंगे जो जलीय पादप है ना, तो जो जलीय ऑक्सीजन होती है, यानी घुलित ऑक्सीजन बोल सकते हैं जल में, तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। यानी जो मछली वगैरह है या जलीय पादप है कोई भी है, तो जो जलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो निश्चित तौर से मर जाएंगे, क्योंकि अपर्याप्त ऑक्सीजन होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों में मुख्य वायु प्रदूषक क्या चीज़ हो सकती है। तो हम कहेंगे इनमें से अगर इन सभी ऑप्शनों को आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी पुनर्दी नहीं है, ये पुनर्नवीनीकरण कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा है पुनर्नवीनीकरण का स्रोत नहीं है, यानी जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो वो कोयला हो जाएगा, जो एक तरह से फिक्स है, ठीक है। उपयोग कर लिया तो उसके बाद समाप्त हो जाए, क्योंकि ये बनने में हजारों सालों लाख लग जाते हैं, ठीक है। तो बाकी जंगल है, जल है और जंगल, ये नवीनीकरण के संसाधन हो सकते हैं, लेकिन कोयला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत हो जाएगा इसमें से सौर विकिरण, क्योंकि ये कोयला है परंपरागत, पेट्रोल परंपरागत, बाकी नाभिक की ऊर्जा घर से विद्युत उत्पन्न करना भी आपका एक तरह से गैर परंपरागत के अंतर्गत आएगा, जो परंपरागत के अंतर्गत आएगा ये तीनों, और बाकी गैर परंपरागत के 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रसिद्ध है, यानी जिसे हम रेड डाटा बुक बोल सकते हैं। रेड डाटा बुक ये किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक है विलुप्त पौधे और जंतुओं के लिए, केवल विलुप्त पौधों के लिए, संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं के लिए। तो संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके बाद रेड बुक होगी तो फिर इसके बाद आ गई ग्रीन बुक। तो ग्रीन बुक में क्या होता है। तो ग्रीन बुक में होता है तो उन दुर्लभ पौधों की सूची जो वानस्पतिक उद्यानों में उगाए जाते हैं, यानी जो बॉटनिकल पार्क होते हैं ना, उनमें उगाए जाते हैं। बॉटनिकल पार्क ये उनमें उगाए जाते हैं, ये उनसे संबंधित होती है ग्रीन बुक। क्वेश्चन नंबर 53 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधों में से कौन सा पौधा आप नहीं होगी, ये आज होगी, आज है, अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया समझते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। हम वो कहेंगे, हम हो जाएगा डायोस्कोरिया, क्योंकि इसे हम औषधि में उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक औषधि मूल्य की पादप जाति से संकटग्रस्त है, वो कौन सी होगी। हम कहेंगे राउलवुल्फिया सर्पेंटिया, जिसे हम पागल की दवा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताना वह विधि जिसमें संकटग्रस्त पादप जातियां एक वानस्पतिक उद्यान में या नियंत्रित अवस्थाओं में संरक्षित की जाती है कहलाती है। तो अब हम उसे कहेंगे एक्सी2 कहेंगे,
ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन बताया था कि In-situ और ex-situ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी जाति है वो संकटग्रस्त जाति होगी। तो हम इनमें से देखें तो हम कहेंगे ये सभी जातियां हैं वो संकटग्रस्त में आएंगी, चाहे घोड़ावन हो या आपकी राइनोसेरास हो या एशियाई गधा हो या नर पारसिम्बा हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 57 नंबर। ये कह रहा है भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून कब लाया गया था। तो ये आपका 1972 में। बाकी नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वन संरक्षण यानी वनों के संरक्षण से संबंधित है। तो वनों से संरक्षण है वो साइलेंट वैली है, और साइलेंट वैली को ही हम इसे पश्चिमी घाट बोल सकते हैं, जो आपका ये हॉट स्पॉट के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था। वो 1972 यानी 1972 में, और बाकी इसे कब लागू किया गया तब ये 1973 हो जाएगा। इसी एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर जो राजस्थान में, ये यहाँ पर भी स्टार्ट किया गया था, और साथ ही ये असम में भी शायद किया गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे इसमें देख लेते हैं जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है वो जैव अनअपघटनीय पदार्थ होता है, यानी जो सड़ता गलता नहीं है। तो वो एकमात्र हो जाएगा सीसा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से हैं, यानी राजस्थान के अंतर्गत। तो एक तो भरतपुर में झील है जो घनापच्ची बिहार में, एक सरिस्का वन है जो आपके अलवर में, और थारका मरुस्थल है राजस्थान के पश्चिम कह सकते हैं पश्चिमी कह सकते हैं जो आपका रेगिस्तान है ना, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो थरका मरुस्थल है उस भाग को हॉटस्पॉट में सम्मिलित किया गया है, यानी पश्चिमी सीमा की तरफ बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है, यानी फूड चेन बोल सकते हैं, इसमें से जो फूड चेन है वो चूज करना है। तो हम कहेंगे आप है सभी ऑप्शनों को देख लें। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डी को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को बाज। ये सही एकदम कह सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। एक सेकंड, ये बिल्कुल ही सही है जो आपका कह सकते हैं एक फूड चेन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसमें फूड चेन ही बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव से संबंधित कौन सी गैसें हैं। तो इसमें से आप देख लीजिए, पहले ऑप्शन है ना जो CO2, N2O और आपकी CFL, CL3, यही संबंधित है। बाकी जो ऑर्गन क्रिप्टॉन होती नहीं है, फिर NO होती नहीं है, और ना कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसके अलावा नियोन भी नहीं होती है, O3, ठीक है, ये भी नहीं हो, ये और ये, यानी ऑप्शन नंबर बस केवल एक ही सही था। ये कह रहा है ध्वनि प्रदूषण कानून कब लागू किया गया था। ये 2000 में किया गया था, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक भारतीय शहर है जो भोपाल में वायुमंडल में एक गैस है रिलीज हो गई थी, इसके कारण बड़ी मात्रा में क्या हो गई थी। अब आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। संख्या में स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव हुए थे। तो इस गैस का नाम बताइएगा। इसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसको आपको मिलान करना है। जो खड़ी अवस्था है ये संबंधित हो जाएगी आपकी पोषक तत्वों की मात्रा से। गैसीय चक्र कौन सा है इसमें से, कार्बन हो जाएगा। अवसादी चक्र कौन सा हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। बस ये पुरोगामी जो जातियां हैं वो संबंधित हो जाएंगी, जातियों जो नगरीय क्षेत्र में आधिपत्य करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67 नंबर कि मृतोपजीवी है, यानी जिन्हें सेप्रोफाइट बोलते हैं, तो ये अपघटक ही होती है एक तरह की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है। तो वो उल्टा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में CO2
की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो करता है आपका महासागर, क्योंकि ये 70% है CO2 को कंट्रोल करता है, कि उसमें पाए जाते हैं जीव जंतु। नेक्स्ट है ये कह रहा है पादपों द्वारा निश्चित समय अंतराल के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव भार को क्या कहेंगे, तो उसे प्राथमिक उत्पादन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 71 है। ये कह रहा है कि जो जैव विविधता शब्द है जिसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ये किसने दिया था, ये रोजन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% निम्नलिखित में से एक में पाया जाता है, तो वो एक महासागर में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। ये कह रहे हैं 1987 में मोंट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये कहे गए थे ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत की संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी होती हैं। मोस्टली वो आती हैं जिनमें आप कह सकते हैं क्लोरोफाइट्स और ट्यूबरोसोम, ये एक ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक उपयोगी कह सकते हैं जैव संकेतक होता है। फाइनली यही पूछ रहा है कि SO2 की मात्रा जहाँ पर होगी वहाँ पर लाइकेन नहीं पाई जाएगी। SO2 की मात्रा अगर नहीं होगी यानी अनुपस्थित होगी, तो ये इंडिकेटर का काम करती है लाइकेन। ठीक है, SO2 के प्रति संवेदनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है। ये पूछ रहा है कुल वैश्विक कार्बन में कितना वातावरण में उपस्थित होता है, तो वो 1% होता है लगभग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अगर पारितंत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं, उसे हम बायोम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, सतह से वायुमंडल के शिखर तक के वायु के स्तंभ को जो ओजोन की मोटाई मापी जाती है, तो हम उसे डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता समूह है, आपको इनमें से चूज करना है। तो वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो वो आपके हो जाएंगे 15। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आपको अजैविक कारक नहीं है वो चूज करना है। तो तापमान अजैविक होता है, जल भी अजैविक, मृदा भी अजैविक, जो जैविक होती है वो पादप होगी, वो वही पूछा था। अजैविक नहीं है यानी वो जैविक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है, तो ये आपकी उड़न गैलरी के लिए जाना जाता है, और ये आपके राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है प्रतापगढ़, ये उस जिले में कह सकते हैं संबंधित है ये सीता माता अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, पोषक समृद्धिकरण के कारण झील का प्राकृतिक काल प्रभावन कहलाता है, इसे यूट्राफिकेशन या यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा माना जाता है, तो वो ये सभी चीज़ें मानी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। ये कह रहा है कौन सा एक पूर्व स्थानीय संरक्षण रणनीति का एक उदाहरण होगा, तो इसमें ये बात कर रहा है XC2 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीज बैंक यार। ठीक है, इसे जीन बैंक भी बोल सकते हैं या जीन लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है या संदर्भित या संदर्भित रखी जाती है, तो ये आपकी IUCN यानी द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि जब दो प्रजातियों के मध्य अन्योन्य क्रिया जो एक प्रजाति के लिए तो हितकारी, दूसरी के लिए न तो हितकारी और न ही अहितकारी, तो कहलाती है, इसे स्वभोजिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि जलीय खाद्य श्रृंखला में
उच्चतम डीटीडी सांद्रता होगी, तो वो होगी आपकी ईगल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता की स्वस्थानीय तकनीक नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगी आपकी वनस्पति उद्यान। इनमें से कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है, वो हो जाएगी 4 नंबर ऑप्शन।